संभल की पहचान मुस्लिम बहुल जिले से होती थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ संभल के चक्रव्यूह को एक एक कर भेद रहे हैं। यह चक्रव्यूह कट्टरपंथियों का रचा हुआ था, जो पिछले कुछ सालों में संभल में तैयार किया गया था और उस पर अब बुलडोजर चल रहा है। योगी ने संभल का पहला चक्रव्यूह तोड़ा तो कट्टरपंथियों का कब्जा तोड़कर हनुमान प्रकट हुए। आज संभल की तस्वीरें देश के 100 करोड़ सनातनियों के लिए अच्छी खबर है। दूसरा चक्रव्यूह संभल की एक बिजली चोर मस्जिद, जिससे 100 से ज्यादा घरों को चोरी की बिजली सप्लाई की जा रही थी, इस्तेमाल कर रहे थे ये लोग, उस पर योगी का एक्शन हुआ है। तीसरा चक्रव्यूह उन अफसरों का था जो दंगाइयों से सहानुभूति कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने उन पर भी एक्शन लिया है। अब सवाल है कि क्या चौथा चक्रव्यूह टूटेगा? जल्द हरिहर मंदिर का साक्षात प्रमाण सामने आएगा। संभल में करीब 1000 वर्ष पुराने मंदिर को छिपाने का महापाप किया गया था, लेकिन 46 साल बाद आज योगी फोर्स ने उस कब्जे को तोड़ा तो साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिया। जो प्राचीन मंदिर मिला, उसके बाद एक बात सच साबित होती दिख रही है कि जामा मस्जिद, यानी जिसे हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर कहता है, वो वाकई तीर्थों का केंद्र बिंदु हो सकता है। छियालीस साल बाद मंदिर का ताला खुला, घंटियां बजी, मंदिर की सफाई हुई, प्रतिमा पर भगवा लेप लगा और कट्टरपंथियों की कब्जे वाली साजिश तोड़कर बजरंग बली प्रकट हो गए। संभल के दीपासराय का प्राचीन मंदिर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर है और संभल की जामा मस्जिद, जिसके हरिहर मंदिर होने का दावा है, उससे ये कुछ दूरी पर है। इस हनुमान मंदिर में 1978 से ताला लगा हुआ था और आज से ये मंदिर बजरंगबली के भक्तों के लिए खुल गया है। प्राचीन मंदिर का ताला टूटा, प्रतिमा सामने आई, ये आपने देखा। अब देखिए ये मंदिर अचानक पुलिस की नजरों में कैसे आया। आज संभल में बिजली चोरी के खिलाफ डीएम, एसपी, एसएसपी सहित पूरे पुलिस प्रशासन ने सुबह सुबह छापेमारी शुरू की। ये टीम दीपासराय पहुंची और आगे बढ़ते समय उन्हें ये मंदिर दिखा, जिसे अतिक्रमण करके खत्म करने की कोशिश हो रही थी। पहले संभल के एएसपी श्रीश चंद्र ने मंदिर के अंदर की तस्वीर मोबाइल फोन से ली। इसके बाद दरवाजा खुला और पुलिस टीम अंदर जाकर अपने हाथों से सफाई करने लगी। पुलिस टीम को भी इस मंदिर की खबर दीपासराय के लोगों से मिली। यहाँ विद्युत विभाग की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ एक मंदिर है, जिसे कि अवैध तरीके से दोनों तरफ से दबा दिया गया है और अतिक्रमण कर लिया गया है। मौके पर जाने पर ज्ञात हुआ कि वास्तव में कुछ लोगों द्वारा छज्जा बनाकर और पीछे से बैक साइड में कुछ अवैध निर्माण करके मंदिर को अतिक्रमित किया है। आने पर देखा गया और पाया गया कि यह अतिक्रमण सही है और जो जानकारी मिली थी वह भी सही है। दरवाजा को खोल के देखा गया तो यह पूरी तरह से धूल और बोरियों से ढका हुआ था, जिसकी साफ किया जा रहा है। बरसों से मंदिर बंद पड़ा था, इसका रखरखाव नहीं हुआ, इसलिए मूर्तियों की हालत खराब हो रही थी। यहाँ बजरंगबली के साथ गणेश जी की भी प्रतिमा है। यहाँ पर जो मंदिर की सफाई की गई है और उसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा है और आप यहाँ पर देखिए हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ से जो हनुमान जी की आंखें होती थी वो खंडित की गई है, जो ये मुकुट का हिस्सा होता था वो खंडित है। इसके अलावा हनुमान जी का जो पैरों का हिस्सा है ये यहाँ पर खंडित है। लेकिन आज जैसे ही इस मंदिर के दरवाजे को खोला गया और उसके बाद सफाई की गई, आज मंदिर के पट खुलते ही भगवान का साज श्रृंगार शुरू हुआ, साफ सफाई हुई
हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर से सजाया गया और फिर पूरे विधि विधान से हनुमान चालीसा के पाठ के साथ भक्तों की मनोकामना पूरी हो गई। सारी जो मूर्ति है अपने अच्छी तरीके हनुमान जी की हो जावे और यहाँ पे शिवालय के लिए और पूरे मंदिर के लिए आप बताइए बाकी का अधिकार। कितने सालों से ये बंद पड़ी हुई थी? करीब 46 सालों से अपने करीब बंद पड़ी है। एक वक्त था जब हर मंगलवार इस हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ पहुंचती थी, लेकिन बरसों पहले हिंदुओं को ये इलाका छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद भगवान भी कई दशकों तक भक्तों का इंतजार करते रहे। प्राचीन मंदिर और इसमें मौजूद प्रतिमा के बारे में कई बयान सामने आ रहे हैं। दावा है कि ये करीब 1000 वर्ष पुराना है। संभल से जुड़े ऐतिहासिक और पौराणिक दस्तावेजों की छानबीन करने पर कुछ और जानकारियां सामने आई हैं। स्कंद पुराण के संभल महात्म्य में संभल में 68 तीर्थ स्थलों की बात की गई है। वर्ष 700 के आसपास संभल में तोमर राजवंश का शासन था। बताया जाता है कि तोमर राजवंश के राजा जगत सिंह ने ही संभल में 68 तीर्थ स्थलों का निर्माण करवाया। तो क्या ये प्राचीन हनुमान मंदिर भी उसी समय का है? संभल प्रशासन ने भी इस मंदिर के सैकड़ों वर्ष प्राचीन होने की पुष्टि की है। मंदिर मिला तो जब सुबह हम भ्रमण कर रहे थे तब पता चला कि किसी ने मंदिर को 3 ओर से ब्लॉक कर लिया है। एक ओर से खाली था, तो एक ओर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब दिखा तो हमने कहा इसको खुलवाते हैं। तो पता चला कि 3 ओर से ब्लॉक करके इसको भी एनक्रोच करने की तैयारी थी, तो इसको हमने एनक्रोचमेंट। जिससे भी पूछते हैं वो एक ही बात कहता है कि 800-1000 वर्ष पुराने हैं। ये मंदिर कितना पुराना होगा सर? 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर। और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना तो 400-500 वर्ष पुराना होगा सर। संभल में भक्तों को हनुमान मंदिर मिला। दावा है कि 1978 में संभल में दंगे भड़के, जिसके बाद दीपासराय के इस इलाके में कट्टरपंथियों के डर से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा और उनके खौफ की वजह से ही हिंदुओं का यहाँ पूजा पाठ करने आना भी मुश्किल हो गया। यहाँ रहते थे, हमारा जन्म यही हुआ है। अच्छा। और सन 78 के सांप्रदायिक दंगों के बाद हमने ये जगह छोड़ दी, अपने घर छोड़ दिए, हमने बेच दिए। अच्छा। और जब से यहाँ पूजा पाठ बंद है, पुजारी नियुक्त किया था यहाँ। अच्छा। लेकिन वो 2-4 दिन, वो 1 महीना वो मुश्किल से रहा होगा। उसने कहा साहब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, वहाँ सारा मुस्लिम आबादी है। मंदिर का अतिक्रमण करके बनाए गए एक स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। आज प्रशासन ने मंदिर खुलवाया और आगे भी यहाँ कब्जा ना हो इसके लिए 2 सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए। यानी अब मंदिर और आसपास गड़बड़ी करने वाले कट्टरपंथियों दोनों पर प्रशासन की नजर रहेगी। वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बहुत अच्छी है यहाँ पे, और नियमित रूप से गश्त भी होती है, पास में चौकी भी है, तो कोई समस्या नहीं। संभल में सनातन के प्राचीन सबूत मिल रहे हैं। इससे पहले संभल की जामा मस्जिद में सर्वे हुआ तो वहां वट वृक्ष, 50 से ज्यादा फूलों के निशान और घंटे को बांधने वाली चेन भी मिली। और अब नजदीक ही हनुमान जी का प्राचीन मंदिर मिल गया। यानी संभल में एक एक कर सनातन का प्रमाण सामने आ रहा है। राजू राज के साथ राहुल मिश्रा, संभल, जी मीडिया। संभल का यह प्राचीन मंदिर पुलिस की टीम को मस्जिदों और मदरसों पर छापेमारी करते समय मिला। पुलिस की टीम आज सुबह सुबह संभल की कई मस्जिदों में पहुंची, जहां न सिर्फ बिजली की चोरी हो रही थी बल्कि वहां से दूसरे घरों में बिजली की सप्लाई भी हो रही थी। पर बिजली चोरी करने वाली मस्जिद और भाईजान दोनों को आज 440 वोल्ट का करंट लगेगा। जितना चोरी कर रहे हैं उतना मुकदमे लिखिए, गैंगस्टर बनाइए और इनको गैंग का करना बनाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। संभल में बिजली चोरी करने वाले भाईजान को पुलिस एफआईआर दर्ज करके झटका देगी। संभल के नखासा में एक मस्जिद की छत पर बिजली चोरी करने के लिए तारों का जाल बिछा हुआ है। यानी पहले मस्जिद में चोरी की बिजली पहुंचती थी और वही बिजली फिर आसपास के दूसरे घरों में भी सप्लाई की जाती थी। मस्जिद मदरसों की छत पर बिजली चोरी के सबूत बिछे हुए हैं और जो भाईजान अब भी जांच में मदद नहीं कर रहे, उनके लिए पुलिस गैंगस्टर प्लान लेकर आई है।
बिजली का एक्शन पूरा बना दिया हमने, बहुत सर इनको पता भी है कहाँ जा रहा है। जब यहाँ से बाहर जा रहा था तो हमने पूछा इसमें जा रहा, बोला इसमें नहीं जा रहा, उधर जा रहा गया। इनको पता है कहाँ जा रहा, पता हमें कुछ नहीं पता था। नहीं, इसका बड़ा सिंपल है, जितने चोरी कर रहे हैं उतने मुकदमे लिखिए, गैंगस्टर बनाइए और इनको गैंग का सरगना बनाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा बिजली चोरी गैंग का, अपने आप समझ। बाकायदा वायरिंग करके बिजली चोरी की जा रही है। एक दो नहीं, सैकड़ों मीटर अवैध वायरिंग मिली है और इन्हीं तारों से संभल के भाईजान बिजली चुरा रहे थे। मस्जिद में बिजली चोरी करके 150 घरों में इसकी सप्लाई हो रही थी। अभी हम एक मस्जिद के पास आए तो उसके अंदर लगभग 59 पंखे थे, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और उसके साथ साथ लगभग 25 से 30 लाइट के पॉइंट हैं और मीटर बंद था और डायरेक्ट कटिया लग रखी थी। तो हम जांच कर रहे हैं, सघन चेकिंग अभियान है और पूरी तरह से हम बिजली चोरी को रूट आउट कर देंगे, यहाँ से खत्म कर देंगे। अब संभल के दीपा सराय की इस मस्जिद को देखिए, यहाँ खुलेआम बिजली का तार खींचकर चोरी हो रही थी और चोरी के बिजली का जमकर इस्तेमाल हो रहा था। पानी गर्म करने से लेकर मस्जिद में रोशनी तक सब कुछ चोरी की बिजली से चल रहा था। बिना संयोजन बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। ऊपर एक टैंक लगा, उसी में इमर्सल रोड लगा करके पानी गर्म किया जा रहा है पूरी। अच्छा। 300 लीटर का टैंक है। अच्छा। ड्रम है प्लास्टिक। तो पानी गर्म किया जा रहा है, बिजली चोरी किया जा रहा है। बिजली चोरी से। अच्छा, तो कोई मीटर वगैरह यहाँ पर नहीं है? नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है? कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ बिजली कैसे आ रही है सर? बिजली पोल से केबल आया है, ये सरकारी स्टार्टर लगा हुआ, इसी के केबल में कट लगा करके कटिया से कनेक्शन चल रहा है। कटिया मतलब इस मस्जिद के अंदर कटिया से कनेक्शन चल रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें धमकाया जाता था। बिना पुलिस सिक्योरिटी के लिए उनके लिए यहाँ आना नामुमकिन था, जिसके बाद संभल के एसपी ने बिजली चोरों को डायरेक्ट वार्निंग दी थी। ये कह रहे हैं कि इनको डर लगता है यहाँ आने से। नहीं, ठीक है ना। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बिजली वाले को किसी ने बोला तो फिर खैर नहीं है उसकी, मैं बता दे रहा हूँ पहले से। जी न्यूज के कैमरे पर मस्जिद से बिजली चोरी करने के सबूत मिले। मौके पर पहुंची टीम को कई ऐसे सबूत मिले जिसमें चोरी के नए नए तरीके बनाए गए थे। इस दीवार पे चला गया तो आसान हो गया है उनके लिए चोरी करना। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस और डीएम ने भी बताया कि मस्जिद में बिजली चोरी हो रही है, पर जब हमने चोरी पर भाईजान से सवाल पूछा तो वो ज्ञान देने लगे। मस्जिदों में भी हमने देखा, अभी बिजली का कनेक्शन वहां पर काटा गया है मस्जिदों के अंदर से, वहां भी बिजली की सप्लाई हो रही है लेकिन वहां मीटर तक नहीं है। देखिए, इस पे उलमा ने बहुत सारे हमारे पहले से इस पे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो शरीयत में है कि शरीयत में चोरी चोरी है, कि चाहे वो बिजली की चोरी हो कैसी भी चोरी हो। और इस पे उलमा मुसलसल मतलब आइम्मा हजरात से, इमाम हजरात से अपील कर रहे हैं कि भाई अगर किसी मस्जिद या मदरसे में बाई चांस कहीं चोरी हो रही है तो वहाँ का मुतवल्ली उस चीज़ को रोके। भाईजान ये नहीं बता रहे कि मस्जिद में मीटर नहीं लगाने और बिजली चोरी की क्या मजबूरी थी। पुलिस का एक्शन शुरू होते ही सड़क पर अवैध तार का जाल बिछ गया। खुलेआम चोरी के बारे में किसी को पता ना हो ये संभव नहीं है, लेकिन मस्जिद के आसपास जिससे भी मस्जिद में बिजली चोरी पर सवाल पूछा उसने इसकी खबर होने से इनकार किया। मस्जिद के अंदर भी बिजली चोरी से ली जा रही थी। मस्जिद के बदला हम पढ़ते ना यहाँ, हम नमाज ना पढ़ते ना यहाँ नहीं पढ़ते ना ना, लेकिन यहाँ बिजली तो चोरी हो रही है ना। हाँ, तो ये पढ़ा तो सभी। अच्छा। हाँ, कटा हुआ ये ठीक चीज का। इस एक्शन से कितना खुश है, क्योंकि एक आम लोग जैसे आप लोग जो बिजली बिल भरते हैं, हाँ सहूलत हो जाएगी। आपको लगता है कि प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है साहब, चोरों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। दावा है कि संभल में चोरों ने बिजली चोरी का रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले कुछ महीनों में बिजली चोरों ने बिजली विभाग के 5 करोड़ रुपए की बिजली चुरा ली है, पर आज प्रशासन ने बिजली चोरों पर एक्शन लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है। संभल में सिर्फ बिजली चोरी करने वालों को ही नहीं बल्कि जमीन पर कब्जा करने वालों का भी हिसाब किताब हुआ। आज कई जगहों पर सुबह सवेरे लोगों की नींद टूटने से पहले ही बुलडोजर आ गया और सड़क पर जहां भी अतिक्रमण किया गया था उसका सफाया कर दिया। कुल मिलाकर अतिक्रमण और बिजली चोरी दोनों पर संभल पुलिस का बुलडोजर चल गया। राजू राज, जी मीडिया, संभल। और योगी आदित्यनाथ ने संभल के जिस तीसरे चक्रव्यूह को तोड़ा है वो है दंगाइयों से सहानुभूति रखने वाले अफसरों पर रहम। योगी आदित्यनाथ न दंगाइयों को बख्शते हैं और ना ही दंगाइयों की मदद करने वाले अफसरों को। जिस जेल में संभल दंगे के आरोपी बंद थे उस जेल के सभी बड़े अफसर लापरवाही में नप गए हैं।
संभल के इन पत्थरबाजों से किसे सहानुभूति होगी? पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों पर किसे दया आएगी? पत्थरबाजों को छूट देने की गलती यूपी पुलिस के एक जेलर ने की थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का हंटर उस अफसर पर चल गया। ये है मुरादाबाद की जिला जेल। इस जेल में संभल दंगों के आरोपी कैद हैं। पिछले दिनों जेल नियमों को दरकिनार कर जेल में बंद आरोपियों से समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुलाकात करवाई गई थी। इस मुलाकात पर एक्शन लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद जेल के जेल सुपरिटेंडेंट पीपी सिंह को सस्पेंड कर दिया है। डीआईजी जेल की जांच में पीपी सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। संभल के दंगाइयों को लेकर योगी आदित्यनाथ नो कॉम्प्रोमाइज के मूड में हैं। उन्होंने इससे पहले भी दंगाइयों से सहानुभूति रखने वाले मुरादाबाद जेल के 2 वरिष्ठ पुलिस अफसरों पर एक्शन लिया था। मुरादाबाद जेल के जेलर विक्रम सिंह और डिप्टी जेलर प्रवीण सिंह को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। मतलब योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद जेल के सभी बड़े अफसरों को ही हटा दिया है, ताकि अब कोई भी अफसर दंगाइयों पर रहम की गलती न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या मुस्लिम लड़की का हिंदू युवक से दोस्ती करना गुनाह है? यूपी के सहारनपुर में कट्टरपंथियों को यह गुनाह लगता है। तभी तो उन कट्टरपंथियों ने बीच सड़क न सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की पिटाई कर दी, बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की। बुर्के में दिख रही इन 2 लड़कियों को कुछ लोगों ने घेर लिया है। भीड़ में कई लोग जालीदार टोपी में दिख रहे हैं। ये लोग काफी देर तक मुस्लिम लड़कियों से बहस करते हैं। एक गिफ्ट लेके आइए देने के लिए। नहीं ले जाओ। तभी एक शख्स बुर्के वाली लड़की को थप्पड़ मार देता है। ये घटना यूपी के सहारनपुर के देवबंद की है, जहां 2 मुस्लिम लड़कियों को पकड़कर मारपीट की गई और उनसे बदसलूकी की गई। इन दोनों मुस्लिम लड़कियों की पिटाई सिर्फ शक के चलते कट्टरपंथियों ने की, यहाँ तक कि इनके हिजाब उतरवाए। तो घर वाले इसके बाद एक कट्टरपंथी एक लड़की के हिजाब पर हाथ रखकर खुद ही उतारने की कोशिश करता है और उसका मोबाइल से वीडियो भी बनाता है। उसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ। कहाँ से आई हो तुम? अरे कहाँ से आई हो तुम? दरअसल बुर्के वाली लड़कियां एक युवक के साथ खड़ी थी। उन पर कट्टरपंथियों की नजर पड़ गई। कट्टरपंथियों को लगा कि जिस शख्स के साथ दोनों मुस्लिम लड़कियां खड़ी हैं वो युवक हिंदू है, जिस पर मुस्लिम युवक भड़क गए। वो लड़का खड़ा हो, हिंदू खड़ा हो। नहीं है, वही मुसलमान है, हिंदू ही बता रहा होगी। बाद में जांच में पता चला कि वो युवक हिंदू नहीं मुस्लिम था। यानी अगर युवक हिंदू होता तो न जाने उस युवक का ये कट्टरपंथी क्या करते। बाद में कट्टरपंथियों ने मुस्लिम युवतियों का हिजाब उतरवाकर उनका असली धर्म जानने के लिए बदसलूकी की। लड़कियां भी मुस्लिम थीं। सोचिए अगर ये बेटियां हिंदू होती तो क्या होता। वीडियो पिछले महीने का बताया जा रहा है, जो अब सामने आया। देवबंद इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। मुस्लिम बेटियों से बदसलूकी बता रही है कि देवबंद के मुस्लिम युवकों को किस तरह का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कट्टरपंथियों की जेल यात्रा शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों एक मुफ्ती को बचाने के लिए झांसी की सड़कों पर सैकड़ों लोग उतर आए थे और अब उन लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई है। योगी फोर्स ने अब एक एक कर कट्टरपंथियों को ढूंढना शुरू कर दिया है और सारे कट्टरपंथी अब जेल जाएंगे। टेरर एक्टिविटी और विदेशी फंडिंग के आरोपी मुफ्ती खालिद नदवी को छुड़ाने वाले और एनआईए की टीम पर हमला करने वालों पर अब योगी सरकार सख्त एक्शन की तैयारी में है। हंगामा और बवाल करने वाले एक आरोपी परवेज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जबकि 11 नामजद के साथ ही 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ हथियारों से लैस होकर जानलेवा हमला करने, सरकारी काम में बाधा डालने और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को छुड़ाने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 5 टीम लगाई गई है। 2024 को थाना क्षेत्र कोतवाली में एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही थी। उसी दौरान भीड़ के द्वारा कुछ विरोध किया गया था। उसमें थाना कोतवाली पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। जिन लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था उसमें आज परवेज को गिरफ्तार करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
हाँ बिल्कुल, जिसमें जिन लोगों ने उस दिन विरोध किया था उनके सारे फुटेज वगैरह इकट्ठा किए गए हैं और शिनाख्त भी कराई जा रही है। दरअसल मुफ्ती नदवी झांसी में ऑनलाइन दीनी तालीम देता था। एनआईए और एटीएस की टीम टेरर एक्टिविटी और फॉरेन फंडिंग के आरोप में छापा मारने पहुंची थी। रेड के दौरान नदवी के घर में लैपटॉप, मोबाइल और दूसरे गैजेट्स की जांच की गई। जांच के बाद आगे की पूछताछ के लिए जब टीम नदवी को लेकर निकली तो भीड़ ने घेर लिया, टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद दबाव में एनआईए और एटीएस को आरोपी मुफ्ती खालिद को छोड़ना पड़ा। लेकिन जब सी मीडिया ने बवाल करने वाली महिलाओं से बात की तो उनका कहना है कि मुफ्ती साहब अच्छे हैं, बच्चों को इस्लाम पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को, और अच्छे व्यक्ति हैं, कोई गलत व्यक्ति है नहीं ना। हम लोगों ने आज तक उनको कोई गलत काम करते हुए देखा है। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ हम लोगों ने ये कहा था कि आप मतलब इतने अच्छे व्यक्ति हैं जो पढ़ाते लिखाते तालीम दे रहे हैं, इस्लाम पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, तो आप इनको क्यों ले जा रहे हैं, किस बिना पर ले जा रहे हैं आप इनको, ये क्यों वजह बताना जरूरी नहीं है क्या इंसान को। उनके घर में कोई सबूत नहीं निकला और 12 घंटे बराबर उनके घर में खाना तलाशी ली गई, तो औरतें भड़क गईं कि नहीं जाने देंगे हाफिज जी को। ये बच्चों को पढ़ाते हैं ये कि इस वजह से सब जन ही रुका रहे थे, हम लोग रुकाने लगे। लेकिन अब योगी सरकार ने बवाल और उपद्रव करने वालों को सबक सिखाने का आदेश दे दिया है। अब बवाल करने वाले और धर्म के नाम पर आरोपी को बचाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। 5 टीम सक्रियता के साथ आरोपियों की पहचान करने के साथ ही उनकी तलाश भी कर रही है। अब्दुल सत्तार, ज़ी मीडिया, झांसी। और फरवरी से ही बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। आज फिर 101 किसानों के जत्थे ने दिल्ली जाने की जिद की, लेकिन सरकार पहले से तैयार थी। शंभू बॉर्डर पर बड़ा बवाल हुआ, अंत में यह मार्च टल गया। लेकिन अब किसानों ने 16 और 18 दिसंबर को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या एक बार फिर किसान और सरकार आमने सामने होंगे? दिल्ली कूच पर अड़े किसान। शंभू बॉर्डर पर फिर तकरार। किसानों की दिल्ली कूच की यह तीसरी कोशिश है। फरवरी से ही पंजाब के किसान दिल्ली जाने के लिए जिद पर अड़े हैं। पैदल मार्च कर दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिससे किसानों में भगदड़ मच गई। करीब 17 किसान घायल हो गए हैं। बवाल को देखते हुए अंबाला और उसके आसपास के इलाकों में 17 दिसंबर तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। एक तरफ किसानों को बॉर्डर पर दूर रखने के लिए वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ किसानों की गाड़ियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर फोर्स की सिक्योरिटी वॉल, सड़क पर नुकीली कील लगा रखी है। शंभू बॉर्डर पर घग्गर नदी के ऊपर बने पुल पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री की भारी फोर्स तैनात है, जबकि पुल के नीचे से किसानों को रोकने के लिए तेज बहाव के साथ पानी छोड़ दिया गया है। आप देखेंगे कि ये घग्गर नदी का पुल है, यहाँ पर पूरी घग्गर नदी बह रही है। आप पानी की रफ्तार से, तीव्रता से पता लगा सकते हैं कि अगर किसान पैदल भी क्रॉस करने की कोशिश करें तो नाकामयाब होंगे, क्योंकि किस प्रकार से पानी का जो बहाव है वो ये दर्शाता है कि किसान यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो वहीं पुल की दूसरी ओर अगर आप देखें तो प्रशासन की मुस्तैदी देखिएगा, किस प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेज और हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार इस दूसरी तरफ पुल पर बने हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। किसानों को समर्थन देने के लिए रेसलर बजरंग पुनिया भी शंभू बॉर्डर पहुंचे, केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पंजाब और हरियाणा के संबंध खराब करने का आरोप लगाया। देखो, सरकार के कानों पे जू तक नहीं चल रही। जब सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, लेकिन सरकार उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रही। पीछे हमारे जब किसान भाई 13 महीने बैठे, जब सरकार ने लिखित में दिया था कि हम किसानों को MSP देंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 10 महीने से अभी आंदोलन चल रहा है और 10 महीने में अभी भी लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले ही मिल रहे हैं किसानों को। हरियाणा बॉर्डर पर किसान फरवरी से ही दिल्ली में एंट्री के लिए बॉर्डर पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि
एमएसपी गारंटी को कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर फसलों का रेट तय हो, किसानों का कर्ज माफ किया जाए, आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू हो। आज पूरा देश देख रहा है हम किस तरह से पीसफुली आंदोलन कर रहे हैं और हमारे ऊपर पैदल जाते जत्थों के ऊपर किस तरह से भारत की सरकार, उनके अर्धसैनिक फोर्स, हरियाणा की पुलिस जबर कर रही है। आज संविधान पे चर्चा हो रही है देश की पार्लियामेंट में। मैं कहता हूं सत्ता पक्ष वालों से, विपक्ष वालों से, आप लोगों की, किसान मजदूर की वोट लेकर बने हुए हैं और देश की पार्लियामेंट में क्या किसान मजदूर की बात नहीं होना चाहते? हम चाहेंगे, दोनों पक्ष बिके हुए हैं। फिलहाल बवाल के बाद 101 किसानों के जत्थे ने दिल्ली मार्च टाल दिया है और कैंप की तरफ वापस लौट गए हैं। लेकिन इसके बाद अब किसान नेता ने ऐलान किया है कि 16 दिसंबर को पंजाब के अलावा देश के बाकी राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 18 दिसंबर को सिर्फ पंजाब में रेल जाम करेंगे। बड़े प्रदर्शन की कॉल दी है। भले ही किसान आज लौट गए हों, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर से सरकार के साथ टकराव देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर एक तरफ सरकार किसानों को मनाने और दिल्ली में एंट्री से रोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शंभू बॉर्डर से लखबीर सिंह शेखावत, जी मीडिया। और 45 दिन पहले दिल्ली में दिवाली के दिन डबल मर्डर हुआ था। बदमाश ने एक परिवार की दिवाली काली कर दी थी। उस गैंगस्टर ने हत्या की वारदात को दिल्ली में अंजाम दिया था, लेकिन उसकी मौत उसे यूपी में लेकर आ गई। आज योगी फोर्स ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर उस कुख्यात गैंगस्टर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। योगी राज में क्राइम का एक और मटका फूट गया। दिल्ली का एक खूंखार गैंगस्टर जिसने दीपावली के दिन सरेआम डबल मर्डर को अंजाम दिया। दिल्ली के शाहदरा इलाके में चाचा भतीजे को उन्हीं के घर के सामने गोलियों से भून दिया। उसी गैंगस्टर की तलाश बीते 45 दिनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी, मगर आज 50,000 का वही इनामी बदमाश मेरठ में ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में अनिल उर्फ सोनू मटका मारा गया। देखिए, क्राइम सीन की तस्वीरें हैं जहाँ 50,000 का इनामी अनिल उर्फ सोनू मटका जो है वो एनकाउंटर में यहाँ ढेर हो गया। क्राइम सीन की तस्वीरें हैं। देखिए, जो एसटीएफ है, फॉरेंसिक टीम है, वो यहाँ पर मौजूद है और क्राइम सीन को डिफाइन करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आपसे कुछ देर पहले जो एनकाउंटर जो था वो यहाँ पर किया गया था। 50,000 का ये इनामी है अनिल सोनू मटका। तमाम आपराधिक मुकदमे जो है वो इसके ऊपर दर्ज है। ऐसे में इसी टीपी नगर के इलाके में जो एनकाउंटर है वो यहाँ पर देखने को मिला है। मेरठ के टीपी नगर थाने का ये वही इलाका है जहां एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। इसी सुनसान इलाके में पुलिस और सोनू मटका के बीच सुबह के वक्त कई राउंड फायरिंग हुई, मगर मुठभेड़ के दौरान दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर सोनू मटका गोली लगने से घायल हो गया। बस इसी मौके का इंतजार कर रही पुलिस ने सोनू मटका को गिरफ्त में ले लिया और फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, मगर इलाज के दौरान अनिल उर्फ सोनू मटका की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सोनू मटका से जुड़ी लोकेशन का इनपुट मिला। वो ये कि सोनू मटका फिलहाल मेरठ के किसी खुफिया ठिकाने में छिपा बैठा है। लिहाजा दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने यूपी एसटीएफ से संपर्क साधा और फिर मेरठ बागपत हाईवे पर मौजूद टीपी नगर थाने के सुनसान इलाके में एनकाउंटर को अंजाम दिया। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम जो है काफी दिनों से इसके पीछे पड़ी थी। एक सूचना पर स्पेशल सेल ने एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ से कोऑर्डिनेट किया और आज करीबन 7:45 बजे के आसपास मुठभेड़ हुई है और दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई है। बाकी आवश्यक कार्रवाई यहाँ पर फोरेंसिक की थी और पुलिस द्वारा जो है जांच और विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। अनिल उर्फ सोनू मटका कोई मामूली अपराधी नहीं था। दिल्ली एनसीआर में सोनू मटका पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इतना ही नहीं, सोनू मटका दिल्ली के हाशिम बाबा गैंग का शार्प शूटर भी था। अगर बात सोनू मटका के आपराधिक अतीत की करें तो सोनू मटका पर हत्या डकैती के 12 से ज्यादा केस दर्ज थे। 2014 में सोनू मटका हत्या से जुड़े मामले में जेल में बंद था। सोनू मटका ने दिल्ली के शकरपुर में हत्या को अंजाम दिया था।
2021 में सोनू मटका तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन सरेंडर करने के बजाय सोनू मटका तभी से फरार था। बीते 3 सालों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सोनू मटका की तलाश थी, लेकिन वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। इसी बीच 31 अक्टूबर 2024 यानी दीपावली के दिन सोनू मटका ने दिल्ली के शाहदरा इलाके में डबल मर्डर को अंजाम दिया। यकीन मानिए, इस हत्याकांड की तस्वीरों ने राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में सनसनी मचा दी, क्योंकि सोनू मटका ने शाहदरा इलाके में कारोबारी परिवार के चाचा भतीजे की सरेआम हत्या की, वो भी बेखौफ अंदाज में। इस घटना के बाद से ही सोनू मटका दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के टारगेट पर था, और जैसे ही दिल्ली पुलिस को उसकी लोकेशन के बारे में पता चला, स्पेशल सेल ने यूपी एसटीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए ट्रैप लगाया। मगर इसी दौरान सोनू मटका ने पुलिस पर फायरिंग की, मगर जवाबी कार्रवाई में सोनू मटका पुलिस की गोली का शिकार हो गया। मेरठ से पारस गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बरेली में स्ट्रीट लाइट्स पर लग रहे त्रिशूल पर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। वहां बिजली के खंभों पर त्रिशूल जैसी डिजाइन लगाई जा रही है। इसे देखकर कुछ मुसलमानों और मुस्लिम नेताओं का दावा है कि ऐसा करके एक समुदाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा करने की वजह है बरेली में बन रहा नाथ नगरी कॉरिडोर, जिसमें बरेली शहर के 7 प्रमुख शिव मंदिरों को जोड़ते हुए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो मुस्लिम जो कर रखा है ये गलत है। सबसे पहले त्रिशूल लगना चाहिए। बरेली के अलकनाथ मंदिर रोड पर त्रिशूल और ओम लगाने का काम चल रहा है, जिसे मुस्लिम नेताओं ने तुरंत रोकने की डिमांड रखी है। दावा यह है कि बरेली किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सबका है। इन तमाम चीजों पर त्रिशूल लगाया जाना ये सरासर अन्याय है और नाइंसाफी है और जमहूरियत का गला घोटना है, लोकतांत्रिक का हनन है और ये कतन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से होगा और ये तौर तरीका नहीं नगर निगम ने बदला तो इसका जोरदार तरीके से बरेली के मुसलमान मुखालफत करेंगे। बरेली में त्रिशूल और ओम लगाने की वजह है यहाँ बन रहा नाथ नगरी कॉरिडोर, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। नाथ मंदिरों का सौंदर्यीकरण करके भव्य कॉरिडोर बनाया जा रहा है। साथ ही बरेली में स्ट्रीट लाइट के खंभों पर त्रिशूल और ओम लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इस प्रोजेक्ट के साथ हैं तो कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सात नाथों से नथी हुई नगरी है बरेली नाथ नगरी, और ये बरेली की पहचान नाथ नगरी के रूप में होती है और ये सरकार द्वारा ये हिंदू सनातन धर्म के लोगों को एक अच्छी पहचान देने का प्रयास है। दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जने हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। ऐसा प्रयास इससे बरेली वासियों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का सम्मान है और बरेली की एक पहचान जो अलग पटल पर पूरे राष्ट्र पूरे विश्व में जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने त्रिशूल का विरोध किया तो हिंदू पक्ष इसका स्वागत कर रहा है। दावा है कि जब बरेली नाथ संप्रदाय की नगरी है तो सड़कों पर त्रिशूल लगाने में क्या दिक्कत है। एक समुदाय को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, लिहाजा ऐसा ना करा जाए और भाईचारे का ध्यान रखा जाए। हम तो यही चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम जो कर रखा है ये गलत है। सबसे पहले का बहुत ज्यादा तासुब चल लिया है, कहीं पर जाओ ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ये पहले एक चारा था। त्रिशूल लगना चाहिए। यहाँ पर योगी जी और मोदी जी जो यहाँ पे स्मार्ट सिटी घोषित हुआ उसके लिए एक अच्छा प्रयास है। त्रिशूल लगाकर योगी सरकार बरेली को भी यूपी के धार्मिक टूरिज्म मैप पर लाना चाहती है। नाथ कॉरिडोर के तहत बरेली के 7 प्रमुख मंदिरों को जोड़ने की योजना है। एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो बरेली भी वाराणसी और अयोध्या के रास्ते पर आगे बढ़ सकती है। पिछले कुछ समय में अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं और अब नाथ कॉरिडोर बनते ही बरेली का भी भाग्य चमक सकता है। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म करने की सीधी धमकी दे दी है। हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाने के लिए कट्टरपंथियों ने नया गेम प्लान किया है। जमात ने होटल रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगाकर खुलेआम हिंदुओं को काटने की धमकी दी है, जिससे बिजनेस पर सिर्फ कट्टरपंथियों का कब्जा रहे और हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएं। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की नापाक चाल। हिंदुओं को काटो, दौलत कमाओ। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों में हिंदुओं के खात्मे की होड़ से लग गई है।
नफरती गैंग इतना ज्यादा एक्टिव है कि अब होटल रेस्टोरेंट के बाहर हिंदू विरोधी नारे डिस्प्ले किए जा रहे हैं। दरअसल कट्टरपंथियों का एजेंडा एकदम क्लियर है, हिंदुओं को मारो, काटो, धमकाओ और जैसे भी हो हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाओ। इसका सबसे ताजा उदाहरण आप खुद देख लीजिए। कट्टरपंथी इतनी हद तक नीचे गिर चुके हैं कि अब उनकी कोशिश है कि कोई भी मुसलमान हिंदुओं के होटल में ना जाए और कट्टरपंथी सिर्फ मुसलमानों की दुकानों या होटलों में जाएं, जिससे हिंदू आर्थिक तौर पर कमजोर हो सके और कट्टरपंथियों के डर से बांग्लादेश छोड़कर भाग जाए। ये तस्वीर चटगांव के चौक बाजार की है। यहाँ मोती टावर में होटल के दरवाजे के ऊपर साफ साफ लिखा है कि हिंदुओं को खत्म कर दो। इस मैसेज का दूसरा मतलब यह है कि बांग्लादेश में सिर्फ कट्टरपंथियों का ही राज चलेगा, बाकी दूसरे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। चटगांव के फटिकचारी में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया। हालांकि कट्टरपंथियों के हमले में परिवार तो बच गया, लेकिन कट्टरपंथियों ने आग में मवेशियों को जिंदा जला दिया। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश के चिटगांव में हिंदू कम्युनिटी को कट्टरपंथियों के द्वारा एक बार फिर से टारगेट किया गया है। हिंसा की नई घटनाएं वहां सामने आई हैं और कट्टरपंथियों के द्वारा चिटगांव के हिंदू समुदाय के घरों में आगजनी की गई। तबाही की आखिरी कील जमात। इस बीच जी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा मोड़ आने वाला है, जिससे अस्थिर चल रहा बांग्लादेश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कट्टर इस्लामिक संगठन जमात इस्लामी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जमात इस्लामी ने 300 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमात इस्लामी ही खुले तौर पर हिंदुओं का विरोध करता रहा है और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में भी इसका बड़ा रोल है। जमात इस्लामी खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता है। भारत विरोधी गतिविधियों की वजह से शेख हसीना ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन यूनुस के आते ही जमात के गुंडे जेल से बाहर आ गए और खुलेआम हिंदुओं पर जुल्म करने लगे। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो जमात के चुनाव में उतरने से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी तबाह हो जाएगी। बांग्लादेश के टेरर ग्रुप्स एक्टिव थे, उनको अलकायदा ISIS की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। उनको पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था इंडिया में टेरर अटैक्स करने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि अवामी लीग का गवर्नमेंट था। दरअसल जमात इस्लामी की चुनावी भागीदारी का असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लंबे वक्त तक ग्लोबल लेवल पर इसका असर बना रहेगा। इस बीच खालिदा जिया की पार्टी BNP ने भी चुनाव की मांग की है, लेकिन मोहम्मद यूनुस को डर है कि अगर चुनाव हुए तो बांग्लादेश की गद्दी हाथ से चली जाएगी। इसलिए बांग्लादेश में आम चुनाव के ऐलान पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कट्टरपंथी और आतंकियों ने पाकिस्तान को तबाह किया और रही सही कसर चीन ने गुलाम बनाकर पूरी कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज पाकिस्तान पाई पाई के लिए मोहताज है। लेकिन ठीक पाकिस्तान के नक्शे कदम पर बांग्लादेश भी चल रहा है। बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों का आतंक चरम पर है और पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी अब चीन का नया गुलाम बनने वाला है। चीन से याराना बढ़ा रहा है, यानी जो गति पाकिस्तान की हुई वही हश्र अब बांग्लादेश का होगा। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। आत्मघाती मोड में आ चुका बांग्लादेश अब हूबहू पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है और इसका सबूत है बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियां। दरअसल पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश ने भी अब ड्रैगन को अपना आका बना लिया है और इसकी शुरुआत हुई है चीन से सैन्य डील करने के जरिए। एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बांग्लादेश अपनी वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही चीन से बांग्लादेश लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। पहले चरण में बांग्लादेश को 16 J-10 फाइटर जेट मिल सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने चीन से J-10 लड़ाकू विमान खरीदे थे। बांग्लादेश का दावा है कि चीनी लड़ाकू विमान की खेप मिलने के साथ ही बांग्लादेश की वायुसेना ताकतवर हो जाएगी। वो अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में बांग्लादेश की वायुसेना के पास जो F-7MB स्क्वाड्रन है वो पुराने और कबाड़ हो चुके हैं। लिहाजा
चीन के चेंगडू J-10 फाइटर जेट बांग्लादेश के लड़ाकू विमानों को रिप्लेस करेगा। ऐसे में आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि जिस विमान की डील बांग्लादेश ड्रैगन से करने जा रहा है, क्या वाकई वो दमदार है? क्या ड्रैगन का ये हवाई लड़ाका आज के दौर में गेम चेंजर साबित हो सकेगा? तो आपको बता दें कि J-10 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर अटैक कर सकता है। इसमें एडवांस एवियोनिक्स और AESA रडार लगा हुआ है। ये कई तरह के हथियारों को लेकर हमला करने में सक्षम है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के आर्थिक हालात बदतर हो चुके हैं। आज नहीं तो कल वो भी पाकिस्तान की तरह पाई पाई के लिए मोहताज होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश अपने हालात ठीक करने के बजाय जंग के लिए हथियार जुटा रहा है और इन हथियारों के जरिए ड्रैगन का गुलाम बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और संसद के शीतकालीन सत्र के 15वें दिन संविधान पर चर्चा हुई। आज दिन में राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, धर्म की बात करके सरकार को घेरा। तो शाम को राहुल के सवालों का जवाब देने के लिए पीएम मोदी खुद आए और इसके बाद विपक्ष पर पलटवार शुरू हो गया। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां अंगूठा काटा है। इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का घोर विरोध किया है। हिस्ट्री कह रही है आरक्षण के विरोध में लंबी लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी है, मुख्यमंत्रियों को लिखी है। इतना ही नहीं, सदन में आरक्षण के खिलाफ लंबे लंबे भाषण इन लोगों ने किए। बाबा साहब आंबेडकर समता के लिए और भारत में संतुलित विकास के लिए आरक्षण के लेकर के आए। उन्होंने उसके खिलाफ भी झंडा ऊंचा किया हुआ था। दशकों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को डिब्बे में डाल दिया था। जब कांग्रेस को देश ने हटाया, जब कांग्रेस गई, तब जाकर के ओबीसी को आरक्षण मिला। तब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। ये कांग्रेस का पाप है। अगर उस समय मिला होता तो आज देश के अनेक पदों पर ओबीसी समाज के लोग भी देश की सेवा करते, लेकिन नहीं करने दिया, नहीं होने दिया। ये पाप इन्होंने किया था। वो बस पास में थे, 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो। मुझे बड़े दुख के साथ कहना है कि आजादी के बाद एक तरफ संविधान निर्माताओं के दिल दिमाग में एकता थी, लेकिन आजादी के बाद विकृत मानसिकता के कारण या स्वार्थवश अगर सबसे बड़ा प्रहार हुआ तो देश की एकता के मूल भाव पर प्रहार हुआ। और हिमाचल प्रदेश में एक प्रेशर कुकर और हीटर को लेकर अजीबोगरीब वाकया हुआ, जिसने हिमाचल की सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया। दरअसल एचआरटीसी की बस में प्रेशर कुकर और हीटर का किराया वसूला गया। प्रेशर कुकर का किराया 23 रुपए, तो वहीं हीटर को बस में ले जाने का टिकट 264 रुपए। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बस में प्रेशर कुकर और हीटर के टिकट काटने की तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इस मुद्दे पर सियासत भी उफान मारने लगी। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर तंज कसने के साथ ही सवालों की बौछार हो गई। एक बस मंडी से चलती है और पहुंचती है आउट में, उसमें एक कुकर होता है।
2.5 लीटर का कुकर, 1 किलो उसका वजन, और उसका बिल कितना बना। और इसी के साथ देश हित में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।